ये बॉम्बर ये खबर देखिए, डिएगो गार्सिया में B-52 F-15 KC-135 तैनात। सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा। कम मौकों पर इस सैन्य अड्डे पर इतनी बड़ी तैनाती तो होती रहती है यहाँ, लेकिन एक साथ इतने सारे अलग अलग तरीके के फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और उनकी इतनी ज्यादा तैनाती, ये डिएगो गार्सिया, ये भी जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। और आप कमोडोर बहल अगर इसकी सिचुएशन समझा सकें, यहाँ पर इस तैनाती के मायने क्या हैं, अगर आप ये बता सकें। देखिए, डिएगो गार्सिया 2000 किलोमीटर नीचे है भारत के और 3700 से 400 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से। और B-52 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों कैरी कर सकता है। और KC-135 जो उसके साथ है वो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, यानी कि जब वो टेक ऑफ करेगा तो उसको हवा में अगर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े, अगर उसको हवा में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े तो उसको रास्ते में या तो जाते टाइम या आते टाइम उसकी रिफ्यूलिंग करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, B-52 से बॉम्बिंग नहीं होगी। बॉम्बिंग होगी तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही होगी, चाहे वो व्हाइट मैन बेस जो एयरफोर्स का उनका है मिसूरी में, या फिर B-2 बॉम्बर्स यहाँ पे भी आके डिप्लॉय होते रहे हैं। और उनकी जो 11,000 किलोमीटर की रेंज है उसमें बड़े आराम से। तो सर, इस समय क्या चल रहा है ऐसा जियोपॉलिटिकली कि यहाँ इतनी सारी तैनाती हो रही है? ये एक तो है पोजीशनिंग, दूसरी है जो हम कहते हैं ना, जिसको कि हम दिखा रहे हैं ईरान को, और उसको पोस्चरिंग जैसे वर्ड होता है, उसकी इंग्लिश में एक वर्ड है, हिंदी में शायद कोई और वर्ड नहीं है, पोस्चरिंग। और तीसरी चीज है कि अगर कोई अर्जेंटली अटैक करना पड़े तो B-52 में इतना पेलोड है कि वो जाके काफी तहस नहस कर सकता है ईरान। इसमें क्विकली ये कहना चाहूंगा कि हॉर्मुज को देखिए, वो जो स्ट्रेट हॉर्मुज है, यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होती है ईरान की तरफ से, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया होती है, तो ये उसके दायरे में तेल वाली तैनाती है, तेल वाली तैनाती है, ये पूरा सी लेन्स को कवर करने की तैनाती है। राइट। अगर ईरान ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की और हॉर्मुज में कहीं उसने अपनी मसल फ्लेक्सिंग की, तो असल में जो कहा जा रहा है ना पोस्चरिंग वो कि जो पहलवान होता है ना, वो दांव लगाकर चित तो करता ही है, लेकिन पहले जो मूंछों में ताव देकर ताल ठोकता है ना, वो बड़ा जरूरी होता है। और यहाँ पर वो हो रहा है। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को आर्म सप्लाई पर ट्रंप ने लगाई रोक। एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले, हवा में मार करने वाली मिसाइल सप्लाई पर रोक। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले PAC-3 पैट्रियट सिस्टम की खेप रोकी। 155 mm आर्टिलरी राउंड, GMLRS स्टिंगर, AIM-7 हेलफायर मिसाइलों की खेप पर रोक। अमेरिका ने हथियारों के स्टॉक की कमी का दिया हवाला। मेजर गौरव आर्य, आप ये कह रहे थे कि अब धीरे धीरे ये ब्रेक लगाया जाएगा, और ये लगाया जाना शुरू कर दिया गया। देखिए साहब, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, और कंफ्यूज इसलिए हुआ हूँ कि कल परसों इन लोगों ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था अपनी कांग्रेस में कि जो तेल खरीदेगा रूस से, जो भी तेल खरीदेगा, खासतौर से भारत और चाइना, उनके ऊपर 500% टैरिफ होगा। ठीक है। उसके 3 दिन पहले इसने बोला था कि ज़ेलेंस्की तो बहुत अच्छा आदमी है। पहले हमारा जो भी कुछ हुई थी, खटपट वो ऐसी हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की बहुत, इन्होंने तारीफ करी ज़ेलेंस्की की। आज ये ज़ेलेंस्की के बिल्कुल कह रहे हैं वेपन्स रोक दिए इन्होंने, पेट्रियट मिसाइल वगैरह। तो ज़ेलेंस्की लड़ेगा कैसे? देखिए, रूस इनकी बात मान नहीं रहा है। ऐसे बात तो ये होती ना कि जब रूस कहता कि साहब हम ठीक है, हम लड़ाई रोक रहे हैं, आप ज़ेलेंस्की को बोलो कि वो भी ना लड़े, तो अमन शांति। रूस कह रहा है नहीं, कोई अमन शांति नहीं, हम तो ठोकते रहेंगे इसको। ज़ेलेंस्की के आपने हथियार ले लिए, ये चाह क्या रहा है? ये सीज फायर की बात कर रहा है, और दोनों में से कोई इसके सीज फायर की बात नहीं मान रहा। अब इसका आखिरी दांव ये रह गया है कि यूक्रेन के पास बिल्कुल भी कोई हथियार ना चाहिए। लेकिन उससे होगा क्या? अभी कल परसों आप ही ने कवर करा था ना दिनेश अपने प्रोग्राम में कि एक गांव घेर लिया जहां पे लिथियम था। इन्होंने पूरा घेर लिया गांव। वो तो रूसी फौजें तो आगे बढ़ रही हैं। तो ट्रंप क्या चाह रहा है? जैसे ट्रंप ने बहुत पहले बोला था, मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या करने वाला हूं ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मुझे लगता है भैया, जब ट्रंप को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? मुझे एक चीज और लगती है, हो सकता है कल जब इस वक्त हम लोग मिल रहे हों तो ये पता चले कि वो खेप भेज दी गई। कल रोकी गई थी, आज भेज दी गई। ये इस तरीके ये जो काम किया जा रहा है नेटो के चक्कर में, यूक्रेन को यहां तक पहुंचाना और अब खेप रोकने की बात करना, बीच में रेयर अर्थ मेटल की डील भी कर लेना, और ये दिखाता क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर? एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं यूएस के, उन्होंने कहा था जितने मैं अपने अंडरगारमेंट चेंज नहीं करता, मतलब एक दिन के अंदर, उतनी बार तो ये पॉलिसी चेंज कर देते हैं अपनी। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है। और ट्रंप अब क्या चाहता है कि अगर ये युद्ध रुक नहीं रहा तो अगर वो रोक लेगा सप्लाई, खेप रोक लेगा, जो हमने बताया कि पैट्रियट सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको बहुत जरूरी चाहिए, तो उसके बाद इतनी तबाही यूक्रेन की हो जाएगी, कम से कम यूक्रेन डिसाइड कर लेगा कि अब मुझे
सीज फायर करना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की ही इसको आगे लेके जा रहा है और जेलेंस्की ये हमेशा कह रहा है कि यूरोप को अटैक करेगा रशिया। तो अगर ये खेप वाकई रोक के रखी जाती है तो सीज फायर अगले 1-1.5 महीने में हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ PAC-3 मिसाइल्स में है, उसी के अंदर थोड़ा सामर्थ्य क्या है सर PAC-3 मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक या सब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकती है। अच्छी है, अच्छा। और उसी का हमला होगा। ओके। अगर आपने PAC-3 खत्म कर दी इनकी बैटरीज में से जो पैट्रियट में है, बाकी PAC जो दूसरा वर्जन है वो नहीं रोक सकता है। PAC-3 उसमें सक्षम है, लेकिन कॉस्टली भी वही है। अच्छा। करीब 4 मिलियन से ऊपर की मिसाइल है वो। तो उसको अगर उसने नहीं दिया तो अब जेलेंस्की क्या करेंगे? और जो उनके पास चीजें आ रही हैं, अटैक्स जो हो रहे हैं, और आप एक चीज और देख रहे हैं, अटैक्स अब बहुत बढ़ गए हैं। जितने भी चाहे ड्रोन्स के हों चाहे मिसाइल्स के हों, अटैक्स बढ़ गए हैं यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो बहल साहब ने बोला कि ये जो चीज है अल्टीमेटली जेलेंस्की हिमसेल्फ विल से आई वांट सीज फायर, फिर इनको मिलेगा नोबेल प्राइज कि आपने पीस करवा दी। अब ये जिस तरीके का लेकिन इनका सीज फायर हो रहा है, मुझको लगता है इनको जो वो तमगा मिलेगा उसमें भी कई छेद होने चाहिए, अभी वो जस्टिफाई कर सकेगा। जिस तरह का सीज फायर उसी तरह का तमगा। बेहद खौफ में है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। अगली खबर फ्लैश कीजिए। ख्वाजा आसिफ भारत की तरफ से फिर से अटैक की संभावना कह रहे हैं आसिफ। पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है, ख्वाजा आसिफ ने कहा। कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा। सुनिए जरा। मुड़ेगा जरूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्य, आपकी बातें बहुत देखी जाती हैं पाकिस्तान में, मैं जानता हूं, और आप कई बार कह चुके हैं कि रोक दिया हमने, करो ना कुछ। ये रोकेंगे, अभी भी ये फ्यूचर टेंस में क्यों बात कर रहे हैं? ये देखिए साहब, ये इनका जवाब यही है, इंटरव्यू एक और दे देंगे, फिर एक और इंटरव्यू दे देंगे, फिर बिलावल एक और धमकी दे देगा कि लाशें बिछा देंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। बिलावल ने बोला था कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हम जंग कर देंगे, 6 के 6 जितने नदियां हैं सारी की सारी ले लेंगे भारत से। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें पाकिस्तान को रीड करने का सिंपल तरीका है। अगर धमकी कोई फौजी देता है तो उसमें 10% हो सकता है कुछ माल हो, मटेरियल हो, 10%। और अगर कोई सिविलियन धमकी देता है, तो पॉलिटिकल लीडर धमकी देता है, तो वो जीरो बेस, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये देखिए ना, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जो है दिनेश, वो कभी फौजियों के ऊपर प्रेशर नहीं डालता, वो डालता है प्रेशर सिविलियन लीडरशिप के ऊपर। अब सिविलियन लीडरशिप के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पूछ रहा है कि साहब, भारत ने तो 1 लाख करोड़ के हथियार खरीद लिए, भारत तो कह रहा है ये वेपन खरीदेंगे, ये वेपन खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये जो आपने कहा इंटरव्यू, मतलब ये जो मुंह की मिसाइलें चल रही हैं इनकी, ये मुंह की मिसाइलें चलाते रहने के अलावा भी इनका कोई रोल है? बीच में जाकर माफी मांग लेना, जैसा आपने कहा था कि शहबाज शरीफ को तो माफी मांगने के लिए रखा है कि तुमको हम प्रधानमंत्री बुला दिया करेंगे, तुम बीच में जाकर जहां हम कहें वहां माफी मांग लेना। सर, ये बीच में ये कितने दिन वहां की पब्लिक सुनती रहेगी? ये कह रहे हैं, वो सुनते रहें और मानते रहें कि ये जो कह रहे हैं उसमें सब्सटेंस है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिनेश जी। अगर आप देखें, ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कही थी कि हमने वेस्टर्न के बहुत डर्टी लिनन को वॉश किया कि 30 साल से ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद अब जो बात आ रही है, जब हमने 100 से ऊपर उनके आतंकी मारे, तो एक खौफ हो गया पाकिस्तान के अंदर। और उस खौफ के बाद क्या हुआ? उस खौफ के बाद अब डिस्कशन हो रही है मीडिया में कि अगस्त एंड तक भारत अटैक कर देगा। क्यों अटैक कर देगा? क्योंकि ISI का प्लान है कि मुझे वापस से सबको रीइग्नाइट करना है, सबको रीमोटिवेट करना है। इसी वजह से इतनी सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, इतने सारे पब्लिक एड्रेसेस भी हो रहे हैं, और रिकंस्ट्रक्शन हो रही है उन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की, और साथ साथ में छोटे-छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। ये तो कमाल। अब उनको पता है कि हम आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं, आतंकी कोई घटना होने वाली है तो अटैक तो भारत से होगा ही। ये गजब है। मार्शल श्रीवास्तव के पास जाऊं उससे पहले गौरव आर्य, आपका एक कमेंट में ले लेता हूं कि ये तो कमाल है कि आप जेब कतरा कोई चढ़े बस में और चढ़ते ही ये कहने लगे कि आज मुझको लगता है मार पड़ेगी। अरे तुम जो काम करने वाले हो उसके बाद वही होने वाला है जो तुम्हारे साथ होने वाला है। इन्होंने बनाया तो स्विमिंग पूल, वो जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर में जो 14 करोड़ रुपए मिले थे, अब स्विमिंग पूल बना के ट्रेनिंग शुरू करती, जिसमें हम आपकी शो में कल परसों बता रहे थे कि वहीं पे डालो ब्रह्मोस। अब इनको पता, देखिए बात यह है ना कि इनकी दोनों मजबूरियां हैं। ये गलत काम करना, आतंकवाद फैलाना भी पाकिस्तान की मजबूरी, और से मार खाना भी पाकिस्तान की मजबूरी है। तो दोनों के लिए इनके हाथ बंधे पड़े हैं। अब इसमें मार कौन खाएगा? मैं आपको बताता हूं। इसमें मार खाएंगे आतंकवादी,
पब्लिक किसको पीटेगी नेताओं को, और आसिम मुनीर फिर से एक प्रमोशन ले लेगा, फील्ड मार्शल जो उसका पेट नहीं भरा, अब वो कह रहा है कि कोई सुपर फील्ड मार्शल वाला रैंक निकालो, मैं 6-7 सितारे अपनी कार के आगे क्या लगाना बात चाहता है, हूं। क्या एनालिसिस है। मार खाएंगे भारत की तरफ से, कौन खाएगा? आतंकवादी खाएंगे। वहां पब्लिक किसको पीटेगी? उन हुक्मरानों को जो इंटरव्यू दे रहे हैं। और उधर फील्ड मार्शल, अब पता नहीं अपने लिए कौन सा चांद वाला मार्शल वाला एक प्रमोशन ले लेंगे। भारत और रूस में हो सकती है बड़ी डील, ये खबर देखिए। हेमाशल श्रीवास्तव आपके पास आने वाला हूं। परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइल की डील संभव, भारत दौरे पर पुतिन कर सकते हैं पेशकश। सितंबर में दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस विजिट पर निगाह बनाए हुए होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सीरियसली स्पीकिंग दिनेश, हमारे पास जो सबमरीन्स हैं उसमें से 17 सबमरीन्स हमारी जो हैं मोर और लेस वेरी दे आर इन गोइंग थ्रू ऑब्सोलेसेंस पीरियड। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास नई सबमरीन्स आएँ, उसका तरीका जो लीज पर लेने का बन रहा है और जो ये बातचीत हो रही है बहुत सक्षम और सही बातचीत हो रही है, सही टाइम पर हो रही है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अब बात होती है इसमें हमें शायद न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मिलने का वो है, 2 हमारे पास तो हैं, एक बन रही है। इससे मिलने से हमारी वो जो पनडुब्बियों की जो हमारी वो है क्षमता है वो बढ़ेगी, और वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली और न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने वाली दोनों, तो उसकी जब वो बनेगी वो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत स्टैब्लिश करती है, और उसका जो खौफ रहेगा तब ये चारी। जहां तक कैंप्स की बात है, अभी निकल के आया है कि छोटे छोटे कैंप, जैसे बहल साहब ने बताया, वो सब बना रहे हैं, वो छोटे छोटे कैंप्स बना रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी रिपोर्ट हिंदुस्तान के पास है। वो जो काटसा वाले हैं, वो काटसा वाले देख रहे होंगे क्या कि ये डील होने वाली? काटसा वाले तो जरूर देख रहे हैं, मैंने आपके शो में पहले ही बताया था, वो देख रहे हैं। लेकिन अब हम भी, अमेरिका अपने दुश्मन देशों को उनसे जो मशीनरी या सामान लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनके ऊपर ये नियम लगा देता है काटसा सैंक्शन लगाने के लिए, उसकी बात चल रही है। हाँ, वो है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये उसका पर्पस है। तो वो करना चाहेंगे, लेकिन अब हम भी जो कहते हैं ना, हमें पता है कि ये जो मारपीट हुई, आपने मुनीर को लंच खिलाया, फिर मुनीर को ये भी बोला कि मुनीर इज वेरी स्टेबल एंड बैलेंस। अगर इतना बोल दिया तो हमें आपसे क्या अपेक्षा होनी चाहिए? और बार बार आपने कहा कि वो मैंने ट्रेड डील दी थी, इसलिए आप ये जो ये नया चलन चल पड़ा है आजकल, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्य, अब इस तरीके से कहा जाएगा कि वो बहुत पागल संतुलित किस्म के आदमी हैं। क्या ये इस तरीके से अब किसी को बताया जाएगा? ये मैं आपके पास आता हूं समझने के लिए, लेकिन उससे पहले जापान ने बदल दी है पूर्वी एशिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी। जापान ने नई मोबाइल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। हाइपर वेलोसिटी गाइडेड प्रोजेक्टाइल ने चीन की नींद उड़ा दी है। कहा यह जाता है कि अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर जापान हमेशा रक्षात्मक रहा है, वो अटैक करने वाले मोड में नहीं रहा है, लेकिन अब उसने भी गियर शिफ्ट कर दिया। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि अब सबको ये पता चल गया है कि ये सारे दोस्त बेमाने हैं। जो भी जहां खड़ा हो रहा है वो कह रहा मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये पाकिस्तान खड़ा हुआ, पिटाई हुई, चाइना आया? बिल्कुल कोई आया? कोई नहीं आया। सब आवाज आई, कोई आया नहीं। इजराइल जब खड़ा हुआ तो ये अमेरिका ने मदद की बाद में, क्योंकि उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट था। कोई आया? अकेला वो कर रहा था। नहीं, आप ये जो थे अकेले थे, तो अब सब निश्चिंत हो गए कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी। यूरोप को अकेले छोड़ दिया नाटो के बावजूद। कई बार ऐसे में होता था कि कुछ नेता होते थे, आगे आगे चल रहे हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, देखते थे पीछे 2 किलोमीटर बाद लोग खड़े हैं। अब तो स्पीकर लगा दिए गए हैं और उसमें रिकॉर्डेड टेप चल रहा है, आदमी कोई नहीं है वहां पर। लेकिन मेजर गौरव आर्य, आपके पास ये समझने के लिए कि ये चाइना के थ्रेट परसेप्शन की वजह से ही क्या वो देश जो अभी तक बुद्ध के उपासक बने रहे, उन्होंने भी अब बदल दिया गया? देखिए दिनेश, मैं आपको बात बताता हूं कि जापान का एक बहुत काला इतिहास रहा है और जापान ने चीन के ऊपर कुछ समय तक राज करा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जापान 1945 नहीं, ये कहानी तो हमें सुननी है, सिग्नल को आड़े आने नहीं देंगे, लेकिन यहां से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। 1945 के बाद से जब जापान का सरेंडर हुआ, उनके हिरोशिमा नागासाकी का अटैक के बाद से, तब से उन्होंने वो एक तरीके से अंडर प्रोटेक्टोरेट आ गए यूएसए के। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमिक वेलबींग पर पूरा ध्यान दिया, और जापान अपने आप में, पहले आप सुनते होंगे जापान का जब सामान आता था, लोग कहते मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, तो जापानी जूता का मतलब था सस्ता और नॉट सो टिकाऊ। अच्छा। लेकिन उसके बाद से जापान ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में तरक्की की, सारे जगह जापानीज फैल गए, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे एरो इंजन के पार्ट्स हो, सब में जापान का बहुत बड़ा हाथ है।
तो अब जापान ने दो तरह की सोच लग रही है सर। हाँ। एक तरह की सोच तो प्रिवेलेंट है ये दुनिया में कि हमारे पास जितने हथियार हो उतने हम शक्तिशाली। दूसरी ये है एक बात तय करना, हथियार बाकी हो ना हो, एक न्यूक्लियर रख लो अपने पास। नहीं, अब समझ में ये आ गया है कि अगर मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास हथियार होना ही चाहिए। अगर समृद्ध है तो उसकी सुरक्षा के लिए हथियार होने ही चाहिए। पीस नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को लेकर सनसनीखेज खुलासा। अगली खबर, फर्जी पासपोर्ट पर 3 आईएसआई अधिकारी पहुंचे बांग्लादेश। आईएसआई अधिकारियों को पाकिस्तान सेना के आर्मी मेडिकल कोर का सदस्य बताया गया।